वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के सितंबर माह के अंक में हम बजट, जो सितंबर माह का योजना है वो बजट 2024-25 है, केंद्रीय बजट, उसके दूसरे पार्ट को हम देखते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि संपादकीय को देखा और एक लेख जिसमें बजट की 9 प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया था। और जब मैं कल वो दूसरा पार्ट बता रहा था, पहला पार्ट बता रहा था, तभी ये बताया था कि ये जो 9 प्राथमिकताएं हैं, इन्हीं में से ज़्यादा आगे के जो जो भी लेख होंगे या जो भी आर्टिकल होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, उसमें से किसी न किसी टॉपिक के डिटेल्स वो होंगे। तो उसमें से कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा था और दूसरे पार्ट में हम कुछ और 2-3 टॉपिकों को देखेंगे, जिसमें समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, यह बजट की प्राथमिकता नंबर 3 है। बजट का प्राथमिकता नंबर 1 है कृषि, बजट का प्राथमिकता नंबर 2 है रोजगार और कौशल, जो कि भारत की रोजगार गाथा वाला जो दूसरा टॉपिक है इसमें देखेंगे। और विनिर्माण और रोजगार सृजन भी उसके बाद के नीचे के टॉपिकों में है, तो इसको भी हम समझेंगे। ये जो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है, ये एक वरिष्ठ विद्वान है, उन्होंने लिखा है। भारत की रोजगार गाथा, ये वो लिखे हैं जो कि आप कह सकते हो कि रोजगार मंत्रालय में वो अवर सचिव हैं। और ये जो तीसरा है, ये फिक्की के सचिव हैं, महासचिव, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव है विनिर्माण और रोजगार सृजन को लेकर। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। देखिए, किसी भी देश में विकास जब तक, खासतौर से मानव विकास, जब तक वो समावेशी नहीं होगा तब तक वह सामाजिक न्याय को बढ़ा नहीं सकता है। तो बजट में जो है समावेशी विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय के कई सारे पहलू किए गए हैं, उनको हम एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2023-24 है, ये बजट के कुछ एक दिन पहले ही जारी किया जाता है। यह विकसित भारत और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए मजबूत सामाजिक बुनियादी अवसंरचना की बात करता है, कि इसकी बात पे जोर देता है। और आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि औपचारिकरण यानी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और कौशल विकास के बढ़ने के साथ भारत का रोजगार परिदृश्य बदल रहा है। यानी जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी फॉर्मल होती जा रही है, फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारा कौशल विकास होता जा रहा है, हमारे युवाओं में जो इंडस्ट्रियल नीड है, यानी जो उद्योग है या जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री है या जो रोजगार है, उसकी जो स्किल है वो आती जा रही है, वैसे वैसे भारत का रोजगार परिदृश्य बदलता जा रहा है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में और वित्त वर्ष 2023-24 के बीच EPFO की सदस्यता में 8.4% की प्रभावशाली CAGR ये होता है कि हर साल 8.4% का, यानी चक्रवृद्धि आपको 8.4% का चक्रवृद्धि आपको EPFO में वृद्धि देखी गई है। और ये बता रहा है कि औपचारिक रोजगार में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI जैसी पहलों ने विनिर्माण क्षेत्र में लाखों नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा, ये बात ये कही जा रही है। देखें, अगर आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की GDP अगर सालाना 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ती है, तो उसके लिए हमें संरचनात्मक सुधार जारी रखना होगा और इस वृद्धि से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और पूरे देश में जीवन स्तर में सुधार की भी उम्मीद हो रही है। यानी जैसे जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, 7% से ज़्यादा सर्वे कह रहा है कि 7% और उससे ज़्यादा बढ़ ही रही है, अगर उस तरह से चलता रहा और संरचनात्मक सुधार जारी रहा, तो इससे लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर भी निकलते जाएंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होता जाएगा। हालांकि ये सिर्फ अपने आप ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको समावेशी नीतियां और सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ये अपने आप नहीं होगा। आय बढ़ने से, जैसे किसी के घर में आय बढ़ जाएगा, उससे अपने आप लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। आय बढ़ने से तो ये हो सकता है कि 4 लोग घर में कमाने वाला है, एक आदमी की इनकम जो 10,000 है वो 1 लाख हो जाए, तो बढ़ा हुआ दिखेगा। ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे कि उस आय का सही ढंग से निवेश हो सामाजिक कार्यों में, यानी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और भी सुविधाओं में, लोगों के जीवन स्तर सुधारने में निवेश हो और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, तभी ये हो सकता है। इसी चीज को बजट के द्वारा जो है
प्राथमिकता के रूप में देखा गया है और भारत का बजट 2024 का केंद्रीय बजट विकसित भारत के लिए एक व्यापक विजन है। और इसके बजट के केंद्र में जो तीसरी प्राथमिकता है वह है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। क्यों? क्योंकि इसके तहत भारत अपने लाखों संख्या के लोगों, अपने जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाना चाहता है और उनके गरीबी से बाहर निकालना चाहता है, और इस तरह से फिर वो जो विकसित देश वाला जो लक्षण है उसे प्राप्त करना चाहता है। देखिए, समावेशी मानव संसाधन विकास, इसका जो उद्देश्य है ये प्रत्येक नागरिक को आर्थिक विकास में योगदान देने और उसे लाभ लेने के लिए आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान करना है। समाज कैसे होगा कि प्रत्येक नागरिक इतना सक्षम हो जाए, इतना उसके पास स्किल आ जाए कि वो आर्थिक प्रक्रिया में भागीदार हो सके और जो आर्थिक अवसर का लाभ हो रहा है वह उसे मिल सके। इसके लिए बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पहलों के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का पर्याप्त आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा और कौशल विकास की पहले क्या क्या हैं कुछ, तो देखिए, पहला तो है 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनको हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में, जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष में या कोई औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास कई सारे ITIs डेवलप किए जाएंगे ताकि उन जो उद्योग हों उनके ज़रूरतों के अनुसार वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वो उनकी जो अंतर है, जो हमारे युवा हैं, खासतौर से पढ़े लिखे युवा, उनका जो स्किल है या उनकी जो क्षमता है और जो इकोनॉमी या मार्केट की जो डिमांड है स्किल की, उनमें जो गैप है उसको भरा जा सके ताकि उनमें एम्प्लॉयबिलिटी आ सके। और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें से आधा पैसा सरकार देगी, 30,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 20,000 करोड़ राज्य सरकार देंगे और 10,000 करोड़ निजी क्षेत्र से भी उम्मीद है। और इसके जरिए ये मानता है कि 20 लाख युवाओं को प्रासंगिक और रोजगार योग्य कौशल का विकास होगा और ये पहल भारत के कार्यबल में कौशल अंतर का समाधान करेगी। दूसरा है कौशल के लिए ऋण योजना। बजट में एक मॉडल पेश किया गया है जिसके तहत सरकारी गारंटी के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक का कौशल, यानी अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ऋण दिया जाएगा और ये 25,000 छात्रों को इस तरह से सहायता दी जाएगी वार्षिक आधार पे। इसके अलावा 3% के वार्षिक ब्याज अनुदान के साथ, यानी जो ब्याज दर है उसमें 3% सरकार देगी, रिबेट करेगी, 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे भी प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। तो वो 20 लाख युवाओं के लिए ITI का है और बाकी ऋण के जरिए जो है छात्रों के स्किल और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 3 और ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो रोजगार से जुड़ी सीधी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जिसमें ये प्लान है कि 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करके 3 रोजगार से जुड़ी 3 प्रोत्साहन योजना है, जिसमें उम्मीद है कि 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें पहली योजना क है, इसके तहत ये जो पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं, यानी उनमें जो 15,000 तक जो इनका वेतन है वो 1 महीने की वेतन को 3 पार्ट में सब्सिडी दिया जाएगा और इससे उम्मीद है कि 2.1 करोड़ युवाओं तक इसका लाभ पहुंचेगा। और इसका पहल है, इसका उद्देश्य है कि औपचारिक क्षेत्र में नए सड़कों के पहुंच को आसान बनाया जाए, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच एक महत्वपूर्ण जो है पुल शुरुआत हो सके। दूसरा इसी में है योजना ख, ये विनिर्माण में रोजगार का सृजन की बात कर रहा है, क्योंकि सरकार का बल है कि विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र ही वो है जो कृषि क्षेत्र से एक्सेस रोजगार को उसमें खपाने की उसकी सर्वाधिक क्षमता है। तो ये योजना नियोक्ताओं को है कि जितना वो EFO में अंशदान देंगे वह सरकार उनको रिबेट करेगी और इसका लक्ष्य 30 लाख युवाओं को रोजगार देना है। इसमें सरकार एक ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की और औद्योगिक विकास करने की क्षमता है। योजना ख है नियोक्ताओं को सहारा। यह योजना 1 लाख रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए EPFO अंशदान के 3,000 रुपए प्रतिमाह तक की प्रतिपूर्ति करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है और व्यापक रोजगार वृद्धि का समर्थन करना है, ताकि नियोक्ताओं के लिए अपने कार्यबल का विस्तार करने के जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि जो EPFO में जोड़ेंगे तो नियोक्ताओं को भी देना होता है और जो कर्मचारी उसका भी जाता है कंट्रीब्यूशन, तो सरकार कुछ समय तक सब्सिडी देगी
ताकि नियोक्ता ईपीएफओ में ऑर्गेनाइज कराएं, और जब रोजगार ऑर्गेनाइज होता है तो वो उसके सामाजिक सिक्योरिटी को लाता है, गुणवत्ता लाता है और उत्पीड़न को समाप्त करता है। सामाजिक न्याय के रूप में पहलों को देखें तो देखिए, सामाजिक न्याय मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक न्याय पर बजट का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से उपेक्षित और वंचितों को लाभ मिले। इसके लिए सैचुरेशन अप्रोच अपनाया गया है। सैचुरेशन अप्रोच क्या है? कल वाले पहले पार्ट में भी थोड़ा सा बजट में आया था कि जिन्हें दिया जा रहा हो, जो भी कमजोर लोग हों, उन्हें इतना दो कि वो पूर्ण हो जाए, यानी जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट, यानी उनकी स्थिति सुधर न जाए तब तक उनको देना है, सैचुरेट हो जाए। सैचुरेशन के बाद चीज़ें अपने आप ऊपर आने लगती है, यानी कि किसी को प्यास लगी है तो जब तक वो उसका प्यास बुझ न जाए, या जब भूख लगी है तो जब तक, जैसे किसी को भूख लगी है, आप उसको एक रोटी डाल दो, आधा रोटी डाल दो, तो आपने दिया लेकिन उसका कोई फायदा मतलब भूख तो थोड़ा सा कम हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुई, तो उसको जब तक बैठा के खिला न दो पूरी तरह से। वही वाला अप्रोच है कि बजट में सैचुरेशन अप्रोच अपनाया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल करना है, अधिक समतापूर्ण समाज बनाना है जहां विकास के लाभों को व्यापक रूप से साझा कर दे। इसकी उदाहरण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके जरिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अप्रोच क्या है? वही सैचुरेशन अप्रोच, कि जब तक कोई भी छूट रहा हो तब तक हम अपनी ये योजना चलाएंगे। और क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सामाजिक न्याय के लिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय की आधारशिला है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, और यह पर्याप्त निवेश आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सरकार के मान्यता को उजागर कर रहा है। साथ ही में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास क्रेच और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपने कार्य और अपने जो है व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा हुआ तो बच्चे की देखभाल माता की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, और माता भी अपने बच्चे को मजबूरी में ही छोड़ती है, और जब वो कोई रास्ता नहीं रहता तब वो नौकरी छोड़ देती है। ऐसे में अगर छात्रावास क्रेच और विशेष व्यवस्था रहे तो वो महिलाएं नौकरी नहीं छोड़ेंगी, और इस तरह से महिलाओं का जो संतुलन है, समस्या है, वो दूर होगा। आदिवासी कल्याण, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत जो है इस पहल में 63,000 गांवों को कवर करने और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आवंटन के साथ व्यापक विकास सुनिश्चित किया गया है। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों पर फोकस करता है, और आदिवासी आबादी के सामने वाली अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का इसमें लक्ष्य है। संभावित प्रभाव क्या होगा? अगर बजट के तीनों प्राथमिकताओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप शिक्षा बढ़ाएंगे, कौशल विकास देंगे, रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से जो सामाजिक निवेश होगा उसका लाभ आपको आर्थिक उत्पादकता के रूप में, नवाचार के रूप में, निवेश के रूप में, आर्थिक विकास के रूप में दिखाई देगा। और जो ये सामाजिक न्याय पे बल दे रहा है, ध्यान केंद्रित हो रहा है, इससे यह सुनिश्चित होगा कि विकास के लाभ समान रूप से मिले। यानी सामाजिक निवेश विकास को बढ़ाएगा, नवाचार को बढ़ाएगा, और हम जो सामाजिक न्याय पे बल दे रहे हैं, ये वो जो विकास है उसका फल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी समानता को बढ़ाएगा। ऐसे में महिलाओं, आदिवासी समुदायों और पूर्वी राज्यों को लक्षित करने वाली पहले ऐतिहासिक असमानताओं और क्षेत्रीय विषमताओं का समाधान करने का प्रयास है इस बजट के द्वारा। कुछ चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल हैं, उसको ये बता रहे हैं कि जिन चुनौतियां उनको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कह रहे हैं हालांकि बजट के प्रस्ताव महत्वाकांक्षी और नेक इरादे वाले हैं, लेकिन उनके सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत शासन और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है, जिसको बनाए रखने की जरूरत है। और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आवंटित धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, लीकेज को रोका जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ कौशल और रोजगार पहल में की सफलता जो है निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, और ऐसे में हमें निजी क्षेत्र को भी प्रेरक के रूप में सामना जोड़ना पड़ेगा।
अगला जो हमारा है आर्टिकल, ये भारत की रोजगार गाथा में एक नया अध्याय, यानी ये भी रोजगार, देखिए इसमें से कुछ रिपीटिशन हो सकता है लेकिन वो आपके रिवीजन में काम आएगा। और ये जो लिखा गया है, ये जो आर्टिकल है, ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में अवर सचिव हैं। तो ये जो श्रम मंत्रालय के अवर सचिव हैं, ये श्रम वाले पहलू को लेकर डिटेल में समझाएंगे कि रोजगार के लिए बजट में क्या है। उसमें जो है ये भारत सरकार की प्राथमिकता 2 है। भारत सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 कृषि है, जो कल वाले में पढ़ेंगे, मतलब जो पार्ट 3 में पढ़ेंगे कल वाले में। जो प्राथमिकता 2 है वो है रोजगार और कौशल, तो वो वाला पहलू इसमें शामिल है, ठीक है। हालांकि आपस में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, कौशल विकास और सामाजिक निवेश में भी संबंध है। तो देखिए, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है। इसमें ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसी की जिम्मेदारी है श्रम मंत्रालय की। और श्रम मंत्रालय के लिए इस बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम, जैसे प्रोडक्शन लिंक स्कीम दी गई थी, अब एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम जो प्रधानमंत्री वाला जो 3 शुरू किया के भी दिखाए थे, योजना क, योजना ख, योजना ग, उसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय की है कि वो इसके लिए माहौल बनाए। तो देखिए, पहला योजना है फर्स्ट टाइमर, कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए ये एक जीवन रेखा है। देखिए, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंस की स्थिति है, जनसांख्यिकी लाभांश है, लेकिन इसको पूरी तरह से तभी साकार किया जा सकता है जब हमारे युवाओं को सफलतापूर्वक कार्यबल से जोड़ दिया जाए, चाहे वह प्रासंगिक कौशल की कमी हो, चाहे कार्य का अपर्याप्त अनुभव हो, या प्रतिस्पर्धी बाजार में रोजगार पाने की चुनौती हो। यह तीनों युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार में परिणत होने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। कौन? प्रासंगिक कौशल की कमी, काम का अपर्याप्त अनुभव और प्रतिस्पर्धी बाजार में रोजगार पाने की चुनौती। तो ये चीजें हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पाने में दिक्कत करती है। और ये सर्वे में भी दिखाई देता है कि हमारे जो युवा हैं, खासतौर से जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर ज़्यादा है। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह कौशल की कमी, अनुभव की कमी। नया फर्स्ट टाइमर, उसके पास क्या अनुभव है, और हर कोई अनुभव वाला रखना चाहता है। तो ऐसे में इसमें जो फर्स्ट टाइमर स्कीम है, ये इन चुनौतियों का सीधा जवाब है। क्या करेगा? औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन देकर सरकार शुरुआत में युवा श्रमिकों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइमर। इसका जो है प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से विस्तारित की जाएगी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत फर्स्ट टाइमर कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए दिया जाएगा। और यह 1 लाख रुपए प्रतिमाह की पात्रता, यानी 1 लाख से अधिक नहीं, 1 लाख के अंदर वाला रहेगा, उसको भी 15,000 तक ही मिलेगा। और इससे देश में 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। महत्व क्या है? नए रोजगार की शुरुआत के वित्तीय बोझ को कम करके फर्स्ट टाइमर स्कीम युवा श्रमिकों की यात्रा को गति देने में मदद करती है। इसके अलावा युवाओं को औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके यह योजना भारत के श्रम बाजार को औपचारिक बनाने का जो व्यापक लक्ष्य है, उसको ये योगदान देती है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, योजना ख, जो प्रधानमंत्री का योजना ख है, वह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन। देखिए, सरकार द्वारा फर्स्ट टाइमर यानी पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने के साथ विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यह पहल इन श्रमिकों को रोजगार का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे रोजगार के शुरुआती 4 वर्षों के दौरान ईपीएफओ अंशदान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल में प्रवेश करने वाले लगभग 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे उनके नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का उद्देश्य निर्माताओं को अधिक श्रमिकों पर काम रखने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम किया जा सके। विनिर्माण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल का विकास किया जाए। कुशल कार्यबल होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धात्मक आएगा, नवाचार आएगा। ये सारा पहलू होगा तो विनिर्माण सेक्टर को फायदा होगा। और यह भारत को वैश्विक विनिर्माण का जो केंद्र बनाना चाहता है सरकार, मेक इन इंडिया और प्रोडक्ट लिंक स्कीम, इस तरह के जो के जरिए, उसी में एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम भी लाया गया है कि ये भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाए। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में जो श्रमिक होता है, कुशल श्रमिक होता है, वह भी
सबसे प्रमुख कारणों में से एक होता है। ठीक है, महत्व देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देकर सरकार न केवल रोजगार पैदा कर रही बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए भी आधार तैयार कर रही है। एक जीवंत विनिर्माण क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और आपूर्ति श्रृंखला में आर्थिक लाभों का भी एक लहर पैदा कर सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ के योगदान को प्रोत्साहन से जोड़कर यह योजना श्रमिकों के लिए अधिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ावा दे सकती है। अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण का भी ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण देगा, दूसरी तरफ श्रमिकों को और उनके सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा के एक समावेशी या इंक्लूसिव अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देती है। तीसरा है नियोक्ताओं के लिए समर्थन, यानी जो लोग नौकरी पर रख रहे हैं उनके लिए। इसमें देखिए, छोटे और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण होने के साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु जब इनके विस्तार की बात आती है तो उन्हें अक्सर वित्तीय बाधाओं, अनावश्यक नियमों के बोझ और कुशल श्रम तक पहुंच की कमी सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए नियोक्ताओं का समर्थन करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की गई है। इसमें है कि अपने कार्यबल का विस्तार करने वाले व्यवसायों को लक्षित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये प्रधानमंत्री की योजना ख है। इसके तहत सरकार नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए प्रति माह तक अगर जो पा रहा है, उसमें प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी अगर वो नियुक्त करता है तो 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक जो है उसके तरफ से, नियोक्ता के तरफ से सरकार जो है ईपीएफओ में जमा करेगी। और इस तरह से इस पहल से देश भर में 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी को रोजगार मिल जाएगा, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा, सामाजिक सुरक्षा का जाल में आ जाएगा, नियोक्ता को फालतू जो टेंशन है उससे बचेगा और उसको स्किल्ड लेबर भी, अनुभवी लेबर भी, योग्य लेबर भी मिल जाएगा। क्योंकि वो जो औपचारिक रोजगार होता है उसके जरिए जो लोग आते हैं उसमें टैलेंटेड लोग, किसी को दिहाड़ी पर रखो, किसी को फिक्स नौकरी पर रखो, तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं वह आपको मिल जाएंगे और उसके लिए जो खर्चा आएगा शुरू में वो सरकार वहन कर देगी 2 साल तक। ठीक है, श्रम के लिए जो है सेवाएं, सरकार ये पहल भी कर रही है और साथ में इनके लिए कुछ सेवाएं भी ला रही है कि जो इस सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर से छोटे लोग हैं, वह श्रम पोर्टल के साथ जुड़ के अपना काम कर ले। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है विनिर्माण और रोजगार सृजन और उद्योग का प्रदेश, ये फिक्की के हैं, उनका लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने विनिर्माण और सर्विस इंडस्ट्री के जो सेक्टर है उसको इंडस्ट्री के लोगों के जरिए बजट को समझने की कोशिश की है। देखिए, इसमें भी वही सारी बातें हैं। जैसे ये इंडस्ट्री के लिए क्या क्या है, 1 करोड़ युवाओं को जो इंटर्नशिप प्रदान किया गया है, ये इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो उनका कार्य और जीवन का जो अंतर होता है, ये सिर्फ महिला श्रमिक ही नहीं झेलती है, महिला कार्मिक ही नहीं झेलती है, जो व्यक्ति नौकरी पर रखता है उसके लिए भी समस्या है कि ये अगर हमारे पास ये महिला जो है चली जाएगी, अपने परिवार को जो समस्या आएगी, फिर उसको सिखाना पड़ेगा, इसलिए वो हिचकते हैं। तो ये समस्या है। श्रम के उत्पादकता है कि समय के साथ साथ विकसित देशों में श्रम की उत्पादकता बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है उत्पादकता घटने लगती है। इसको कैसे चैलेंज किया जाए? बजट में विनिर्माण पर बल दिया जा रहा है और रोजगार में जो भविष्य की चुनौतियां हैं, जैसे हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो कैसे रोजगार कम हो सकता है, उसके लिए हम कितनी तैयार रहने की बात कर रहे हैं। ये सारे पहलू इन्होंने एक लेख के रूप में कहा है, जिसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। और ये उद्योग वाला प्रदेश है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से इस बजट को, उसमें रोजगार और उस पहलू को देखता है। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार भारत में निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में हर वर्ष लगभग 78,51,000 नौकरियों का सृजन करना पड़ेगा। यानी कि जितना हमारे यहाँ लोग नौकरी क्षेत्र में आ रहे हैं, अगर पूरे के पूरे को खपाना है और कृषि क्षेत्र में नहीं जाने देना है, गैर कृषि क्षेत्र में, तो 78,51,000 गैर कृषि क्षेत्र में हर साल नौकरी जनरेट करनी पड़ेगी। यह सर्वे हमें बताना है और यह बड़ी चुनौती है। बजट इसी का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है इसी चुनौती से निपटने के लिए। इसके लिए जो पहला है, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगा। देखिए, भारत में क्या होता है कि भारत के पास युवा आबादी है, 28 वर्ष की औसत आयु है, लेकिन
देखिए, भारत सबसे युवा आबादी और 28 वर्ष की औसत आयु के साथ उद्योगों के जरूरतों से मेल खाने वाले रोजगार युक्त कैंसर से लेस कार्बन का पोषण करके अपनी जनसंख्यिकी लाभांश का लाभ ले सकता है, क्योंकि हमारे पास युवा हैं, युवाओं की संख्या खूब है, लेकिन उनके पास वह स्किल नहीं है। सरकारी योगदान और उद्योग द्वारा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आधारित खर्च के साथ सिर्फ 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर दिया जाएगा। इसमें सरकार 5,000 रुपये महीना देगी और CSR के तहत कंपनियां भी 6,000 देंगी। इससे होगा क्या, अगर ये 1 करोड़ युवा फॉर्च्यून 500 कंपनियों में काम करेंगे, नॉर्मली नहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में अगर वो इंटर्नशिप लेते हैं, इसके बाद वो जो विश्व स्तरीय संस्कृति और प्रणाली है उससे वो सीखे रहेंगे, तो उनको खुद अपना भी रोजगार कर सकते हैं, किसी और कंपनी में भी रोजगार पा सकते हैं। और जो छोटी कंपनियां हैं, खासतौर से SME सेक्टर्स हैं, उनको भी पता रहेगा यार कि ये बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करके आया है, तो वह भी उसको रोजगार लेना चाहेंगे और उसकी कार्य संस्कृति और उसके अनुभव का उनको लाभ मिल सकता है। आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है और उसमें कई के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। अनुमान बताते हैं कि 51.25% युवा रोजगार योग्य कौशल हैं, यानी कि देखा जाए तो लगभग 49% या लगभग आधे युवाओं को रोजगार युक्त कौशल नहीं है। ऐसे में यह सुनिश्चित करेगा कि शैक्षणिक कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से तैयार हो। दूसरी समस्या, कामकाजी महिलाओं की कार्य और जीवन का संतुलन है। महिलाओं के सामने अगर देखा जाए तो रोजगार में आप देखेंगे कि पीरियडिक लेबर फोर्स का सर्वे देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि महिलाओं का ठीक ठाक है, फिर भी अंतर है 30% का, जबकि एक्चुअल में देखेंगे जो वास्तव में जो पेड रोजगार है तो महिलाएं 20-22% के आसपास हैं और पुरुष 70%, जो 50% का अंतर है। और ये अगर भारत को विकसित देश बनना है तो ये जो अंतर है इसको पाटना पड़ेगा। कैसे? और जो महिलाओं के सामने समस्या आती है उनके जीवन, मतलब जो उनका व्यक्तिगत जीवन है और जो उनका रोजगार है, इन दोनों के बीच संतुलन की समस्या है। इसके लिए महिलाओं को जो है क्रेच की आधारित जो है व्यवस्था की जा रही है और जो है उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने जीवन को संतुलित कर दें। श्रम के उत्पादकता वाले पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, श्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू उत्पादकता है। इस बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करने की घोषणा भी की गई है, जिसमें श्रम उत्पादन के कारकों, कौन कौन से कारक होते हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमशीलता है और प्रौद्योगिकी है। इन सब में सुधार करने पर महत्व है और पिछले 2 दशकों में दुनिया के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में उत्पादकता में मजबूत वृद्धि के कारण संभव हुआ। हालांकि अब ऐसे संकेत आने शुरू हुए हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में उत्पादकता वृद्धि फीकी पड़ गई है, यानी कि जैसे जैसे उम्र के साथ साथ वो चीजें कम होने लगती है। तो भारत को यदि अपनी आर्थिक वृद्धि दर को 1/4 सदी तक बनाए रखनी है टिकाऊ तरीके से, तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रम सहित उत्पादन के कारकों की उत्पादकता, यानी भूमि की उत्पादकता, श्रम की उत्पादकता, पूंजी, उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी, ये सब अप टू डेट रहें ताकि वो विकास का लाभ ले सके। तो ऐसे में बजट में विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी रोजगार पर ध्यान है। तो अभी रोजगार वाला तो हम पीछे पड़े ही हैं, तो इसको हम छोड़ दें। रोजगार के भविष्यगत चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, हम अलग अलग आर्टिकल क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल में कुछ न कुछ अलग है। इसमें क्या अलग है कि अगर देखा जाए तो भविष्य में जो रोजगार कम हो सकता है उसके लिए तैयार रहने की बात ये कह रहा। और देखिए, उद्योग के नजरिए से अगर आप देखेंगे, एक ब्यूरोक्रेट नहीं समझ पा रहा उस बात को, भले वो श्रम मंत्रालय का है, लेकिन एक उद्योग वाला जो है वो समझ रहा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति आएगी कि नौकरियों में परिवर्तन होगा। देखिए, काम के भविष्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो तेजी से हो रहा तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकी में बदलाव, बदलते आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसका भविष्य में हमारे रोजगार परिदृश्य पर भी असर पड़ेगा। काम का भविष्य, स्वचालन, ऑटोमेशन, AI और गिग अर्थव्यवस्था के उदय के कारण ये सारी चीजें आ रही हैं और ये चुनौतियां और अवसर दोनों पेश कर रही हैं। इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 कहती है कि अगले 5 वर्षों में, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 33% नौकरियों में परिवर्तन होगा। उसमें 10% वृद्धि होगी और 12.3% की कमी होगी। यानी देखा जाए तो ओवरऑल 2.1% यानी लगभग 2% की नौकरियां कम होंगी। यानी 14 मिलियन नौकरियां, यानी 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां वैश्विक स्तर पे
कम हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बात है। और ये दिखाई भी देने लगी है कि आजकल टॉप आईआईटीज में भी नॉन टेक्निकल वाली जो कंपनियां आती थी वो कम हो गई हैं। ठीक है, ऐसे में ये कह रहे हैं कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे युवा और मासूम और मौजूदा कार्यबल भविष्य के लिए तैयार रहें, ताकि ये आने वाली कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में यही है कि बाकी जो है केंद्रीय बजट में श्रम संबंधी जो घोषणाएं हैं वो भारत के श्रम बाजार को मजबूत करने की एक जो व्यापक रणनीति है उसको दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन को जो प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं के कार्यबल भागीदारी को बढ़ाकर, कौशल विकास को आगे बढ़ाकर, श्रम बाजार की दक्षता में सुधार करके, विनिर्माण, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों पर ध्यान देकर विकसित भारत के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिबद्धता है वह सराहनीय है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। इसलिए मैं आपसे भले कह रहा हूं कि अब वो पहला आर्टिकल ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ही चीज के लिए जो दूसरा आर्टिकल है उसकी पर्सपेक्टिव दूसरी हो जाती है। देखिए, इन्होंने जो भविष्य की चुनौतियां बताई हैं वो न बजट में कही गई है, क्योंकि सरकारें ये सब चीजें नहीं कहती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उन्हें अप्रोच पता है कि भविष्य में इस तरह की चीजें आने वाली हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे पहलू जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, प्रश्न हो तो कोई चीज़ पूछ सकते हैं। बाकी जो आगे की प्राथमिकता है यानी कृषि और ऊर्जा सुरक्षा, वह तीसरे पार्ट पे रहेगी। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।